per the directions of Director, Swami Vivekanand Career Guidance Cell, Department of Higher Education, Madhya Pradesh, we have organized this virtual seminar on the topic Healthy Lifestyle, Swasth Jeevan Shaili. For today's lecture, I would like to invite our eminent speaker, Dr. Juhi Gupta. Dr. Juhi Gupta is a renowned name in homeopathy. She is one of the governing members of the National Institute of Homeopathy, Kolkata. She has published more than 20 research papers in various reputed journals. She is an appointed expert in UPSC and various state PSCs. She, in her illustrious career, has won many prestigious awards and has been in the forefront in fighting the ongoing pandemic. Over to Dr. Juhi Gupta. Welcome, ma'am. Thank you so much, Dr. Pooja. Thank you all for inviting me. तो सबसे पहले मुझे जैसा मैंने पूछा था कि ये जो इवेंट आप कर रहे हैं ये इसमें हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस या हमारे जो लिसनर्स हैं वो कौन हैं। तो मुझे बताया गया था कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। एंड द गुड पार्ट इज दैट स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल इज डूइंग दिस। तो एट द ऑनसेट मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि आप जब भी यूथ में या एक फॉर्मेटिव टाइम पे होते हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट बॉगल योर माइंड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली की हम बात करने वाले हैं। तो जब तक एक युवा पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो परफॉर्मर नहीं बन सकता, यानी जो उसकी क्षमताएं हैं उनके साथ वो नहीं आ सकता। तो जो भी बच्चे आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और अपनी ओरिएंटेशन अपने करियर की तरफ रखते हुए अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से रखें कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। से फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार ये देखा कि बड़ी संख्या में जो बच्चे रिटन्स क्वालिफाई कर जाते हैं वो दूसरे परफॉर्मेंसेस में वीक हो जाते हैं, मतलब इंटरव्यूज में वीक हो जाते हैं या जो भी स्किल बेस्ड चीजें होती हैं वो उनमें वीक हो जाते हैं। तो पॉसिबली उसका रीजन ये होता है कि वो इतना ज्यादा अपने आप को बर्डन कर लेते हैं उस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से, उस लर्निंग से, उस थियोरेटिकल डिलीवरी से, कि बाकी सारी फैकल्टीज उनकी वीक हो जाती हैं। और जिसे हम रिकैपिचुलेशन या मेमोराइजिंग या परफॉर्मेंस कहते हैं वो सिर्फ आपके शाब्दिक ज्ञान पर आधारित नहीं हो सकता। तो यदि आपको किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है या कोई भी चीज आपको अचीव करनी है तो आपको उसको टोटलिटी में समझना पड़ेगा। डेफिनेटली उसका थियोरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज में भी आपका स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस थियोरेटिकल नॉलेज के बाद एक्चुअल फिल्टरिंग होती है। जो इनिशियल तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से एक क्रीम निकल के आती है, और सेकंड स्टेज पे जो फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ वेरी वेरी हेल्दी बॉडी एंड अ वेरी हेल्दी माइंड विच कैन परफॉर्म। सो यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट। हम कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा होशियार था, फिर इसका क्यों नहीं हुआ, या इसने इस स्टेज को क्यों नहीं क्वालिफाई किया। उसका रीजन ये होता है कि वो कंपोज नहीं कर पाया उन सारी चीजों को, और इस एब्सेंस ऑफ कॉम्पोजिशन या पुटिंग द राइट टाइल इन द राइट प्लेस वाज मिसिंग। और इसकी वजह से क्या हुआ कि शाब्दिक ज्ञान उन्हें बहुत था, थियोरेटिकल उन्होंने बहुत अचीव किया, पर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस वाली बात आई तो वो वीक हो गए। तो आज जो मैं आप लोगों से बात शेयर करने वाली हूँ मैं उसको बहुत इनफॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करूंगी। उसका रीजन ये है कि बच्चे तो ऑलरेडी बहुत कुछ फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर दे आर डूइंग मोस्ट ऑफ इट देमसेल्व्स। मतलब जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट्स का लाइब्रेरीज में एक्सपोजर होना चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन होना चाहिए, ऑन फील्ड रिसर्च होना चाहिए, वो इस साल मिसिंग है। तो ऑलरेडी थियोरेटिकल बर्डन तो बच्चों के ऊपर है। तो मैं इसको एक इनफॉर्मल वे में अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ इस तरह से समझाऊं कि शायद ये एक सिंपल फॉर्म में बच्चों तक पहुंच सके। और यदि आपके
2% स्टूडेंट्स भी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम इस प्रोग्राम को एक सक्सेस मानेंगे। या यदि हम खुद अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के एक्सेप्टेंस के लिए मोटिवेट कर पाते हैं, then the message is properly delivered. So if I start with the concept of healthy lifestyle या एक स्वस्थ जीवन शैली, मतलब एक ऐसी जीवन शैली जिसके फलस्वरूप हम स्वस्थ रहें, तो इसमें सबसे पहला जो हमको पहचानना है वो चीज ये है कि स्वास्थ्य तो हमारे पास है, हम सब स्वस्थ होते हैं, पर हम उसको खोना शुरू कर देते हैं अपनी गलत आदतों से और कुछ प्रैक्टिसेस से जो उस समय बहुत पॉपुलर होती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पीयर प्रेशर्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट है, फैशन है और वक्त में बदलाव है, व्हाटएवर। सो व्हाट आई वुड से इज कि जो सबसे पहली चीज हमें समझना है कि हम स्वस्थ होते हैं और हम इस स्वास्थ्य को खोने के बाद इसके महत्व को जानते हैं। तो यदि पहला ब्रेक हमें लगाना है तो वो हमें लगाना होगा अपनी स्वस्थ स्थिति को स्वस्थ रखने में। हमें बहुत ओरिएंटेड होना होगा, हमें बहुत इफेक्टिव होना होगा। तो जो स्वस्थ स्वास्थ्य है वो हमें हमारी जीवन शैली से मिले। तो अब हमारी जीवन शैली में क्या आता है? यदि हम इसको सिंपली दिन भर की चीजों में, एक्टिविटीज में तोड़ें, तो हम सोते हैं रात को, हम सब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई नौकरी पे जाता है, कोई घर में काम में जुट जाता है, मतलब हम अपने एक वर्क फ्रेम में आ जाते हैं। अपने वर्क फ्रेम से सब लोग अलग अलग ढंग से इफेक्ट होते हैं काम के ऊपर, और अपने वर्क फ्रेम से अलग अलग ढंग से रिलीज भी होते हैं, मतलब जिसका जब काम खत्म हो जाए। अब इस वर्क फ्रेम के दौरान हमें मानसिक काम मिलता है, शारीरिक काम मिलता है। काम हमारी क्षमताओं के हिसाब से भी हो सकता है, उनसे अधिक भी हो सकता है, मतलब वो हमारे लिए स्ट्रेस का कारण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये सारी चीजों के बीच में हम कुछ खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम चाय पीते हैं, कभी कभी हम कुछ मित्रों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर हमारा एक रेस्टिंग शेड्यूल होता है, फिर हमारा एक एंटरटेनमेंट का शेड्यूल होता है। आजकल के समय में बच्चों का, थोड़ा ज्यादा कह सकती हूँ, हमेशा से रहा है, कुछ एडिक्शंस की तरफ डाइवर्जन होता है। एडिक्शन लिक्विड्स, गैसेस, सॉलिड्स के रूप में शरीर के अंदर भी लिए जा सकते हैं, खाए जा सकते हैं, सूंघे जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। साथ में स्क्रीन टाइम एडिक्शन बहुत ही डेंजरस एडिक्शन है। साथ में ओवरडूइंग एडिक्शन, जो चीज पसंद है उसको अपार करना, करते रहना, ये एक एडिक्शन है। जैसे बच्चे को मोबाइल पसंद आ रहा है तो करते रहना, मतलब द मिसिंग ऑफ द ब्रेक्स और द कंट्रोल्स। तो ये सारा हमारा मोटा मोटा एक जीवन का पार्ट होता है। इसमें अलग अलग तरह के हम लोग काम करते हैं। इस सारी जीवन संरचना में क्या हम अपने स्वास्थ्य को भांपते हैं? कैन यू सेंस द स्टेटस ऑफ योर हेल्थ? कितने स्टूडेंट्स या कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, या जो ये बता सकते हैं कि कब उनको बहुत स्वस्थ नहीं लगता, थोड़ा डाइवर्टेड लगता है, थोड़ा अनईजी लगता है, या उनको ऐसा लगता है कि नाउ इज द टाइम व्हेन दे नीड सम अटेंशन और सम ब्रेक। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, ये पहला सेंटेंस है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम अपनी हेल्थ को सेंस कर पा रहे हैं। Am I able to sense my health status? If yes, it is very good. क्योंकि इस विश्व के बहुत शिक्षित, स्थापित लोग भी अपने आप को सेंस नहीं कर पाते। तो यदि आप ये सेंस कर पा रहे हैं तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर एबल टू टॉक टू योरसेल्फ। अब सेंस हो गया, यदि नहीं हो रहा है तो इसका क्या किया जाए? यदि आपको ये सेंस नहीं हो रहा है तो आपको अपने आसपास के इनपुट्स को ध्यान से सुनना है। जैसे आपकी माँ कह सकती है कि बेटा आजकल तुम गुमसुम हो, आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं कि सोते रहते उठते नहीं हो, आपकी टीचर आपसे कह सकती हैं कि तुमने पिछले इतने दिनों से ये सामान या ये काम सबमिट नहीं किया है।
आपके फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि क्या तुम इंटरेक्ट नहीं करते हो, तुम नॉर्मली बात नहीं करते हो, कहीं आते जाते नहीं हो। आपके भाई बहन और आपसे जुड़े हुए सब लोग कह सकते हैं। तो यदि आप खुद सेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जो पास में लोग हैं वो आपको थोड़ा या ज्यादा बता सकते हैं, और इसको हमको एक पॉजिटिव इनपुट की तरह लेना है। हमको चिड़चिड़ा नहीं होना है, हमको रिबेलियस नहीं होना है, हमको ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि सामने वाला गलत कह रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको थोड़ा शांत रह के उस व्यक्ति से उस बात को समझने की कोशिश करना है। So if you do this, you are on a next level. That is, you are ready to listen कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, you are ready to accept हाँ ऐसा शायद है, and then definitely you will be in a position to effect, आप उसको प्रभावी ढंग से ठीक कर सकते हैं। और यदि ऐसा करने पर भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है तो आपको एक चिकित्सक से मिलना चाहिए, और चिकित्सक जिससे आपको मिलना चाहिए वो एक सामान्य चिकित्सक हो सकता है जो आपसे बात करके और आपसे इंटरैक्ट करके आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी हैबिट्स को, आपकी मेंटल प्रोसेसेस को सबको एनालाइज करेगा, और उसके बाद वो आपको कुछ अच्छे सजेशंस देगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सीधे आप साइकेट्रिक मदद के लिए चले जाएं। उसका रीजन ये है कि एवरी टाइम इट इज नॉट साइकेट्रिक, एंड इफ अगर आप किसी सामान्य ऑर्डिनरी लेमैन जनरल प्रैक्टिशनर से भी मिलेंगे तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी और क्या मदद चाहिए। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमारी सोच में बदलाव लाते हैं बजाय उनके जो हमारी परिस्थिति का उपचार करते हैं। तो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस एंड साइकोलॉजिकल अटेंशन, ये दोनों जब आपके लाइफ में, आपके बिहेवियर में आ जाएंगे तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट वैसे ही हो जाएगा। तो यूथ से यदि मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करूं तो पिछले 20 सालों से मैं आप जैसे यूथ के साथ ही हूं और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं। और हमारे यहाँ काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। एक समय में हम मेरे कॉलेज में, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स होते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन बहुत होता है। मेडिकल इश्यूज पे भी होता है, नॉर्मल इश्यूज पे भी होता है। तो जो समिंग अप है या जो निचोड़ है आजकल की लाइफ का, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है, जिसमें से पहला है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है अपनी गतिविधियों को मोटा मोटा डिसिप्लिन करना। मतलब हम लगभग कितने घंटे सोएंगे, लगभग कितने घंटे हम कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे, कितना समय पढ़ेंगे, इस पूरी प्रोसेस में हमारा मेंटल वर्क कितना होगा, फिजिकल वर्क कितना होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा इंटरैक्टिव वर्क कितना होगा। मतलब हम लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान कितना करेंगे। तो ये जो पूरा की पूरी प्रोसेस है, आई हैव ट्राइड टू पुट इनटू व्हाई एंड हाउ। मतलब ये क्यों गलत होगा, इसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो गलती क्या है कि बच्चों का डिसिप्लिन नहीं है। जिस दिन हुआ तो 12 घंटे सोए, जिस दिन परीक्षा है तो 2 घंटे सोए। और आप में से यदि कोई बायोलॉजी के बैकग्राउंड के होंगे, मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, तो वो जानेंगे कि हमारे ब्रेन में एक घड़ी होती है और उसमें रिदम्स होती हैं, सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। और वो हार्मोन, एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जो उनको रेगुलेट करता है। तो यदि आप थोड़ा बहुत वेरिएशन अपनी लाइफस्टाइल, अपने शेड्यूल में, अपने डिसिप्लिन में करते हैं तो वो इजीली उस पर स्विच ओवर कर जाता है। लेकिन यदि आप वाइडर वेरिएशंस करेंगे तो द रिदम्स गेट डिस्टर्ब। सो आपको सबसे पहले ये समझना है, आजकल के बच्चों को रात को लेटते हैं, मोबाइल लेके लेटते हैं, मोबाइल पे कुछ देखते हुए सोते हैं, कभी कभी देखते देखते सो जाते हैं, और कभी कभी 3-4 बजे तक देख रहे हैं उसके बाद सो रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें कि ये आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू स्ट्रेच योर लेंथ ऑफ एक्सपोजर टू अ नॉन इंटरैक्टिव थिंग, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, क्या आप उसमें अपने कोई विचार दे रहे हैं, क्या आप उसमें कोई फिजिकल एफर्ट पुट कर रहे हैं? नहीं, आप एक बनी बनाई चीज को सिर्फ ले रहे हैं। इट इज अ वन वे ट्रांसमिशन। इसको यदि आप इतना लंबा लेंगे तो आपकी रिदमिक प्रोसेसेस डिस्टर्ब होना नॉर्मल है। और रिदमिक प्रोसेसेस क्या है?
हमारी याद करने की एबिलिटी, हमारी कंसंट्रेशन की एबिलिटी, हमारी दूसरों की बातों पर ध्यान देने की एबिलिटी। लड़कियों के केसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल, लड़कों में लड़कियों में दोनों में चेहरे पर एक्ने आना, बॉडी में शोल्डर्स पे, बैक पे, कॉन्स्टिपेशन, बच्चों में हेयर लॉस बहुत ज्यादा, समय से पहले बालों का सफेद होना, हाजमा ठीक ना होना, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, भारीपन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी, सो के उठ के भी सुस्ती, ताजा नहीं फील कर रहा हूँ, आंखों में हमेशा खुजली होते रहना, हाथों से उसको मलते रहने की इच्छा होना, मुंह बहुत सूखना, आंखें सूखना, और कान में कभी कभार एक अजीब सी डिस्टरबेंस, सुरसुराहट की फीलिंग होना। ये सारे सिम्टम्स तब आते हैं जब हम अपना सर्केडियन रिदम या अपना डिसिप्लिनरी साइकिल डिस्टर्ब करते हैं। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है स्वस्थ जीवन शैली की, कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं। डेफिनेटली मैं एक ऐसे व्यक्ति को कि जिसको रात में काम करना, माइनिंग इंडस्ट्री है, उसको तो अंधेरे में काम करना है, सर्जन है, उनको कभी भी काम करना पड़ सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको मिडनाइट में डिलीवरी करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, पुलिस हैं, उनको रात में काम करना पड़ सकता है, दिन में करना पड़ सकता है, आप अपना काम नहीं छोड़ सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लार्जली रेगुलराइज कर सकते हैं, हम इसको फ्रैगमेंट्स में बांट सकते हैं। कितने घंटे मुझे सोना है, कितने घंटे मुझे फ्रेशनेस या गुड एनर्जी के प्रति एक्सपोज होना है, जैसे पूजा पाठ, जैसे खेलना, जैसे कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करना, किसी को पढ़ाना। और ये जब हम स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो यदि हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस भी आया है तो रिवर्सल बहुत क्विक होता है। तो जिस तरह से रिदमिक साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं, उसी तरह से रिदमिक साइकिल्स स्टेबलाइज भी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The second very important part of a normal healthy lifestyle is diet, यानी भोजन। तो अभी तो मैं एक सीक्रेट समझती हूँ कि हम नेचर के, प्रकृति के करीब जाएं और हम रसायनों से बचें। पर आजकल तो हम रसायन को खाते भी हैं, सूंघते भी हैं, लगाते भी हैं, स्किन पे भी, बालों पे भी, सब जगह। हर चीज जिसे हम छू रहे हैं उसमें रसायन है। और हमको रासायनिक जीवन की इतनी आदत पड़ गई है कि यदि वो हम ना करें तो हमें असामान्य लगता है। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है सुन के कि पसीना नहीं आना चाहिए, स्वेट आता है तो अच्छा नहीं लगता, जबकि स्वेट तो बॉडी का एक नॉर्मल क्लेंजिंग एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है। तो यदि आप स्वेट को, पसीने को रोकते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज करते हैं, तो आप एक सामान्य प्रक्रिया को रोक रहे हैं। बहुत गलत है। तो हमको सबसे पहले तो जितना सिंथेटिक पार्ट है लाइफ का उसको मिनिमाइज करना है। खत्म आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्जियां भी, दालें भी सब आ रही हैं, पर इसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं? इसमें सुधार लाना आसान है। हमारी बॉडी एक मशीन है जिसको कांस्टेंट क्लीनिंग चाहिए। मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ कि ये जो हमारे मन में एक गलत ज्ञान है कि हमारा भोजन सिर्फ हमारे पोषण के लिए है, इसको डिलीट कर दीजिए। हमारा भोजन हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है और उसके साथ साथ हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, क्लेंजिंग के लिए। तो हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है जिससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, वो सिर्फ हमारी बॉडी की सफाई करके निकल आता है। तो इस शुद्धि को हम इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि हमने जो भी खाया है हमारी बॉडी उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले और हम वेस्ट हटाएं। तो कैसे होगा ये? प्रॉपर मीडियम हमको बॉडी को देना होगा, मतलब सही मात्रा में जल, सही मात्रा में भोजन के विभिन्न पदार्थ। अब ये समझाना बहुत आसान नहीं है इतने छोटे से उसमें कि सही मात्रा में क्या खाया जा सकता है, पर एक बहुत सरल तरीका है। आपको जो भी करना है वो आप मौसमी चीजों का करें। उस मौसम में पैदा होने वाली पौष्टिक चीज को आप खाएं जो आपके आसपास की सब्जी की दुकानों पे सबसे सस्ती मिल रही हो और जिसमें आपको सबसे अधिक पोषण मिलने की संभावना हो। आप अपनी अनाज को, तेल को, दाल को और सब्जी को हमेशा बदलते रहिए। इसका क्या लाभ है कि यदि हम एक जैसी चीजें खाते रहेंगे तो यदि उसमें किसी चीज का अभाव है, कमी है, तो वो कमी हमारे शरीर में स्थापित हो जाएगी।
पर जब आप बदलते रहेंगे तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब इसको लेके कुछ मदर्स हमारे पास आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो बोलते हैं हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता। हम उनसे कहते हैं आपका बच्चा क्या खाता है, आप लिस्ट बना के दीजिए, और जो उनका बच्चा खाता है उस फॉर्म में न्यूट्रिशन को हम ट्रांसलेट करते हैं। सो दिस इज सिंपल। यदि जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं वो सब एक लिस्ट बनाएं, तो हमारी 1 महीने में भी भोजन की कोई चीज रिपीट नहीं होगी, यदि हमने थोड़ा ध्यान लगा के, थोड़ा मन लगा के उस लिस्ट को बनाया है। और हमारे देश में तो इतने अनाज हैं और इतने प्रकार के मिलेट्स हैं कि हम यदि उनको थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला के अलग अलग तरीके से रोटी, पराठा, पूड़ी, उनको सेक के, उनको तल के चीला बना के खाएं, तो हमारे भोजन में किसी प्रकार की कमी होने वाली नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपना न्यूट्रिशन प्लान करें तो आप उसको फूड के लिए, हेल्थ के लिए और क्लेंजिंग के लिए, दोनों चीजों के लिए प्लान करें। और जब आप इन दोनों चीजों के लिए प्लान कर सकते हैं या कर पाएंगे, तब आपको न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। और जितने भी मिथ्स हैं कि हमको चिकनाई नहीं खानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, ये सब निकाल दीजिए अपने दिमाग से। किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप संपर्क कीजिए। यदि आप चिकनाई नहीं खाएंगे तो आपके भोजन में जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो तो अंदर जाएंगे ही नहीं, और आपके शरीर में हमेशा उनकी डेफिशिएंसी होगी। और आज के समय में आप इन्वेस्टिगेशंस कराइए अपने ब्लड की, तो विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबका कम है। अब बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि भारत, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, जहां पर सूर्य की किरणें 45 डिग्री पे आती हैं, जहां पर सभी प्रकार के भोजन का उत्पादन होता है, जहां पर सभी प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जहां के जल में सभी प्रकार के मिनरल्स हैं, ऐसे देश में यदि हम लोगों को न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लीजिए कि हमने कुछ इररिपेयरेबल डैमेज अपने बॉडी को कर लिया है। और ये हमको यदि इसको उबारना है तो अपने घर में सबको ये ट्रेनिंग दीजिए, एक राशनिंग सिस्टम बनाइए। बाहर का खाना है, हफ्ते में 1 बार मिलेगा, ये चीज पसंद है, ये इतनी बार मिल सकती है, लेकिन लार्जली आपको न्यूट्रिशन को अवॉइड करना होगा। एक और भी चीज मैं इसमें कहूंगी कि जो आपके आजकल जो पॉपुलर फूड्स हैं, पॉपुलर डिशेस हैं, उसमें अपनी रेसिपीज को कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जब माता पिता बच्चों को कहते हैं तुम ऐसा करोगे तो हम पिज्जा खिलाएंगे। व्हाट इज, आई मीन, हम क्यों अपने बच्चों को पिज्जा को इतना अट्रैक्टिव बना रहे हैं? उसमें क्या अच्छा है? वो लोग तो, यूरोपियंस के पास तो प्रिजर्व्ड ही है सब कुछ, तो उसमें चीज प्रिजर्व्ड है, उसमें जालेपिनोस प्रिजर्व्ड हैं, इवन वेजिटेबल्स प्रिजर्व्ड है। हम उस चीज के लिए अपने बच्चे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? हाँ, हम अपने फ्रेशली अवेलेबल मटेरियल्स से उस तरह की प्रेपरेशन बना सकते हैं। तो हम, आपको और हमको मिलके ये एफर्ट पुट करना होगा कि हम अपनी कुकिंग को बहुत सेंसिबल कुकिंग करें, थोड़ा समय दें पर कैलकुलेटेड कुकिंग करें, कुछ प्रेपरेशंस करके रखें, वीकली स्लॉट्स बना सकते हैं। जैसे ये बच्चों का वीक है, इसमें बच्चों के हिसाब से चीजें बनेंगी। फिर एल्डरलीज का एक वीक बना सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल या स्वस्थ जीवन शैली का जो दूसरा स्तंभ है वो हमारा भोजन है। और फिर से इस बात को रिपीट करूंगी कि भोजन सिर्फ पोषण के लिए नहीं है, भोजन संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि माताएं अक्सर बच्चों को बड़ा खूब सारा खाना बना बना के सोचती है मैं ये खिला दूंगी। नो, डोंट ओवरडू। भोजन जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है उतनी में कीजिए। अधिक मात्रा में किया हुआ भोजन सिर्फ नुकसान देगा, आपको फाइनेंशियली भी नुकसान करेगा, बच्चे के शरीर को नुकसान करेगा, उसका जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है उसकी स्पीड को अफेक्ट करेगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे अचानक बोलते बोलते याद आई है कि कभी भी अपनी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी काठी है, उससे अलग होने की कोशिश मत कीजिए। जैसा आपका स्ट्रक्चर ईश्वर ने बनाया है, जो आपकी मूल काठी है, आप बीमार नहीं होने चाहिए, लेकिन आप अपनी काठी का परिवर्तन करेंगे, आप जिम में जाके आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट से मस्कुलर वेट बढ़ाएंगे, दिस इज अननेचुरल, इससे सिर्फ नुकसान होगा। तो कभी भी अपनी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन को मत डिस्टर्ब कीजिए। हम सबसे ज्यादा स्वस्थ अपने नेचुरल मेकअप में होते हैं, और हमें इस नेचुरल मेकअप को
एक्सेप्ट करना होगा। और जो मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा था, कैन यू सेंस हेल्थ, क्या आप अपने स्वास्थ्य को पहचान सकते हैं? तो ये जो भी व्यक्ति अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन से डाइवर्ट होगा, वो समझ जाएगा कि भले ही मैं दिखने में दुबला हो रहा हूँ, भले ही मैं दिखने में मस्कुलर हो रहा हूँ, पर मुझे अंदर से ताकत में कमी महसूस हो रही है। सो एक्सेप्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें श्रेष्ठ रहिए, उसके साथ रोगी ना हो। और हेल्थ के डिविएशन का सबसे पहला पैरामीटर ये होता है कि हम अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज को करने में हमें थोड़ी तकलीफ होने लगे। मतलब जो एक सामान्य काम होता है घर का, अपना खुद का, उनको करने में यदि हमें तकलीफ होने लगे तो हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि मुझे कोई समस्या डेवलप हो रही है या मेरा नॉर्मल हेल्थ स्टेटस वो डाइवर्ट हो रहा है। और जितनी जल्दी आप इंटरवीन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उतनी जल्दी आप उसको फाइट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना अपनी परिस्थिति को, अपने शरीर को, अपने मन को। पुरानी फिल्में हम देखा करते थे तो उसमें कहते थे कि इनको हवा बदली करने के लिए शिमला ले जाइए। तो ये हवा बदली क्या थी? ये हवा बदली सिर्फ एक चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज बाहरी कारण शारीरिक स्वास्थ्य का रीजन बन रहे थे। तो जब वो व्यक्ति दूसरी जगह गया, उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर वैद्य मिले थे, बहुत बुजुर्ग थे वो, अब मुझे नहीं पता, काफी वर्ष हो गए। एक बार मैंने उनसे पूछा किसी बात पे कि गुरुजी ये ऐसा क्यों है कि मेरे पास ये यंग एज में बहुत लड़कियां आजकल आती हैं जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होती हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि देखो, लड़कियां या जो स्त्री है वो हमेशा से बहुत संवेदनशील होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। ऊपर वाले ने उसको इसीलिए बनाया है और उसको इसीलिए माँ बनाने की उन्होंने व्यवस्था की है। अब इतनी अच्छा सिस्टम हमारे देश में था कि पहले वो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती थी रहने, फिर कुछ समय रहती थी, फिर परिवार से कोई लेने जाता था। सो दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अश्योरेंस, ये उनको हेल्दी रखती थी। आप बिलीव कीजिए कि जब उनके इस वक्तव्य के बाद मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया कि विश्व में ऐसी कितनी परंपराएं हैं और ऐसे कितने देश हैं जिसमें इस तरह की परंपराएं हैं कि जो लोग साथ रहते हैं वो कुछ समय के लिए अलग हों और फिर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और इससे रिलेशनशिप्स पे क्या असर है। तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत क्लियरली विश्व के कम से कम 45 देशों में ऐसी परंपराएं हैं और जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। और इन परंपराओं के चलते जो मनुष्य के रिश्ते हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहे। अब हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि जो व्यक्ति अपने एक पूरे एनवायरनमेंट में बदलाव लाने में सक्षम होता है, अपने वर्तमान और नवीन वातावरण को एक्सेप्ट करता है और पुनः अपने स्थिर वातावरण में आकर अपनी क्रियाओं में संलग्न हो जाता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। यदि मैं अपने एक फेवरेबल जगह जाके खुश रहती हूँ और अपनी रेगुलर जगह आके दुखी हो जाती हूँ, देन आई एम नॉट हेल्दी। सो आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ यदि मेरा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मुझे इतनी कैपेसिटी देता है कि मैं अपने आप को न्यू कंडीशन में स्टेबलाइज करती हूँ। स्टेबलाइज करने के बाद उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्वाइन करती हूँ एंड आई टेक इट अप वेरी इजिली। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। इसको सब समझे। ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एग्जाम डेज में अबनॉर्मली डिविएटेड हो जाते हैं। किसी से बात नहीं करना है, चिढ़ना है, छोटी छोटी बात पे भड़कना है, न समय से सोना है, न समय से जागना है। और ये सारी चीजें करने के बाद में उनका कॉन्सेंट्रेशन और डाइजेशन बिगड़ता है। और हाइपर एसिडिटी अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रेस है, बिकॉज फिजिकली भी वो डैमेज करता है गट की लेयर को, इंटेस्टिनल लेयर्स को। आपने सुना होगा आजकल अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ये बहुत कॉमन है। और ये भी सुना होगा कि ये इनक्योरेबल है, क्योंकि एक बार डैमेज होता है ये रिपेयर ही नहीं होता है। तो व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज दैट एवरी डिविएशन, हमारी स्वास्थ्य की सामान्य परिस्थिति से होने वाला हर बदलाव इतना छोटा हो, सूक्ष्म हो और इतना स्थिर हो कि वो हमें वापस हमारी स्वस्थ स्थिति में आने के लिए परमिट करे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लार्जली मैंने आपको बताया कि आपका डिसिप्लिन,
आपका रेगुलेशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप अवेक साइकिल, जो सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करती है, जो हमारी रिदमिक प्रोसेसेस को चैनलाइज करती है और इवेंचुअली हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। देन योर डाइट, फ्रेश, लोकल, रीजनल, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल। देन वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज फिनोमेना। तो रिलीज यानी एक्सरसाइज, वो पैदल चलना हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो आपका किसी भी तरह से साइकिलिंग हो सकता है, बट डोंट ओवरडू। इतना ओवरडू मत कीजिए कि वो आपके लिए स्ट्रेस बन जाए। लेट एक्सरसाइज बी योर हेल्थ फूड एंड नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टारगेटेड जो बहुत करते हैं इसको, there will be a time when we will stop all this, definitely. मेरे पास ऑलरेडी ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अनकंट्रोल्ड जिमिंग करी और उनको जॉइंट्स के अफेक्शंस हो गए। ऑलरेडी ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अनकैलकुलेटेड या अनरिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक किया और उनको रीनल फंक्शन में, किडनी फंक्शन में चेंजेस हो गए। तो मैं किसी सिस्टम को नहीं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि जो भी प्रैक्टिस हो, जो भी चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी चेंज आप ले रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, उसको आप बहुत एक्सेप्टेबल, बहुत ग्रेजुअल and in coherence with your body. So if you do it in this way, you will be in a very, very healthy situation. Now, there are many ways of measuring this health. आजकल health का मतलब हो गया है एक investigations का bundle. So अगर आपके ये 60 investigations ठीक आ जाते हैं तो आप healthy हैं, और नहीं आते हैं तो आप healthy नहीं हैं. But in my 20 years of clinical practice, मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सारे इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, जो इतना सप्लीमेंट खाते हैं कि उनके वो इन्वेस्टिगेशंस डिविएट हो ही नहीं सकते, लेकिन जो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एब्सोल्युटली इम्बैलेंस की स्टेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमने हेल्थ को नेचुरल से आर्टिफिशियल फिनोमिनन बना लिया। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द बिगिनिंग ऑफ माय लेक्चर। हेल्थ इज योर प्रॉपर्टी, आप उसके ओनर हैं, आप उसको खोने के बाद ढूंढ रहे हैं। डोंट डू दैट। इन्वेस्टिगेशंस में उस हेल्थ को टटोल रहे हैं। डोंट डू दैट। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी सारी चीजें, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। मैं बच्चियों के रेफरेंस में स्पेशली कहना चाहूंगी कि जो यंग बच्चियां होती हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी हेल्थ का बड़ा इंडिकेटर होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने में भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बॉयज के साथ मैंने ये देखा है, आई डोंट वांट टू पुट इट इनटू बॉयज एंड गर्ल्स, और ऐसा कोई लाइन भी ड्रॉन नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस में आते हैं, बहुत जल्दी स्मोकिंग, आजकल एडिक्शंस, एंड बहुत देर में समझते हैं कि उससे नुकसान हो रहा है। फॉर ऑल दीज थिंग्स आई वुड सिंपली से कि अपनी बॉडी को एक तांबे के बर्तन की तरह इमेजिन कीजिए, और जब उस तांबे के बर्तन को आप रख देंगे एनवायरनमेंट में, ऐसे ही टेबल पे रख दीजिए, आप उसको कुछ मत कीजिए, तो भी वातावरण के कारण वो गंदा होगा, उसमें छोटे 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 डिपॉजिट्स जमा होंगे, मतलब उसमें वेस्ट बनेंगे। यानी आपने उसमें कुछ भी नहीं किया तो भी उसको अपना व्यर्थ पदार्थ बाहर फेंकना है, और साफ रहने के लिए उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमको समान रूप से उसकी सफाई करनी है। हमारी बॉडी भी ऐसी है। और जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी बॉडी की एक्सेप्टेंस को समझना है। हो सकता है मेरी फ्रेंड 4 केले खाती है ब्रेकफास्ट में, दूध लेती है, उसको बहुत सूट करता है, बट आई डोंट एक्सेप्ट इट। मुझे ऐसा करने के बाद ड्राउजी लगता है, मुझे नींद आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मुझे 4 केले खा के दूध पीने को अपना टारगेट नहीं बनाना है। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी की नीड्स क्या है। शायद मैं केले में, हालांकि बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, स्ट्रेस बस्टर होता है, सुबह को खाने पर बहुत ही लाभकारी भी होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा होता है,
डाइजेस्टिबिलिटी कंपैरेटिवली स्लोअर होती है क्योंकि उसमें कुछ एडहेसिव या कुछ चिपकने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंशन होता है, इसीलिए उसके साथ दूध को लिया जाता है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट होता है। लेकिन हो सकता है कि मेरी बॉडी उसको उस तरह से नहीं एक्सेप्ट करती, तो क्या मैं इन चीजों को कैसे सप्लीमेंट कर सकती हूँ? मैं मुनगा की फली खा सकती हूँ, ड्रम स्टिक्स। मुनगा की फली में इससे भी ज्यादा मैग्नीशियम पोटेशियम होता है, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होती है, बहुत सॉफ्ट और पल्पी होती है और एब्जॉर्प्शन हायर होता है। तो मुझे यदि वो चीज खाकर बेटर लगता है तो मुझे अपनी बॉडी के एक्सेप्टेंस के हिसाब से ही अपना डाइट, लाइफस्टाइल को प्लान करना होगा। एंड आई विल जस्ट टेक लास्ट 2 more minutes। हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है थियोरेटिकली आसान लगता है और इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, और मेरी सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे घूमने का शौक है। अब इन सारी चीजों के साथ मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करूं, ये कठिन है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना और उसको अपने शेड्यूल में फिट करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक सजेशन कि जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लाइक टाइम, feasibility of performing exercises, etc., your financial condition, then nature of work you're doing, इन सब चीजों को मिला के एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक कस्टमाइज्ड इंडिविजुअल हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबको अपने लिए लिखना चाहिए। और जिस दिन हम ये फैक्टर समझ जाएंगे कि जिस तरह से हमारा हर व्यक्ति अलग है, जुड़वा भाई बहन भी एक से नहीं होते, किसी को सुबह उठ के छींक आती है, किसी को धूप में निकल के सर दुखता है। तो जब ऊपर वाले ने कोई दो लोग एक जैसे बनाए ही नहीं हैं, तो हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज ना करें, रादर उसके इसेंशियल्स को लेके और उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है या अपने शेड्यूल में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, इसके ऊपर हम काम करें। ऐसा करने से हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी अचीव करेंगे और वी विल बी लिविंग अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। नाउ दिस लॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय में हमने ईयर्स में लॉन्गेविटी दे दी है, लेकिन लाइफ की क्वालिटी हमने बहुत डिग्रेड कर दी है। बिना दवाओं के सुबह नहीं होती और बिना प्रोसीजर्स के नींद नहीं आती। तो ये longevity is not a number, it is a quality of life, which is very important। and if we are looking for, अगर हम देख रहे हैं ऐसी एक क्वालिटी की तरफ लाइफ के लिए, तो हमको अपनी कस्टमाइज्ड लाइफस्टाइल बनानी होगी जिसमें हमारी परिस्थितियों के साथ सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, and if anybody has any questions, I'm open for the questions. पूजा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मैम से? जूही जी, आई हैव अ क्वेश्चन। या पूजा, जैसे आपने बोला पर्सपिरेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना, यस पर्सपिरेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना, यस तो यस, क्या डिओड्रेंट यूज करना इज इट गुड और वी शुड अवॉइड यूजिंग डिओड्रेंट? okay. See, first of all, deodorant and antiperspirants ये दो अलग चीजें होती हैं। एंटीपर्स्पिरेंट्स डायरेक्टली स्किन के ऊपर यूज होते हैं और डिओडोरेंट्स नॉर्मली हमको स्किन पे नहीं लगाने चाहिए, हम लोग लगाते हैं। रीजन है, मैं आपको दोनों का बताती हूँ। एक्चुअली पर्सपिरेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। उसमें ओडर होना भी नॉर्मल है क्योंकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यदि हम अपना अच्छा हेल्दी फूड, क्लेंजिंग हैबिट्स, लूज क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग एंड थिंग्स लाइक सौंफ जो हम खाते हैं, मेथी दाना जो हम खाते हैं, इन चीजों का हम रेगुलर प्रयोग करेंगे तो हमारा पर्सपिरेशन कम स्मेली होगा। हम नींबू को पानी में यूज कर सकते हैं नहाने के। हम एसिडिक नेचर, नींबू भी बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो क्या होता है, हम एल्कल उस पूरे मीडियम को क्लीन करते हैं और पर्सपिरेशन नेचुरली ही कम हो जाता है।
तो एंटी पर्स्पिरेंट्स कभी भी यूज ना करें। डिओडोरेंट्स कर सकते हैं यदि बहुत लंबा आपको कहीं बाहर रहना है, लेकिन अगर थोड़ी लूज क्लोथिंग होगी तो odor is normally not an issue because it vaporizes. So when it vaporizes it gives lesser smell, कपड़ों में स्मेल नहीं आती। लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी बाकी चीजों को ध्यान में न रख के पर्सपिरेशन के आर्टिफिशियल मैनेजमेंट पे जाएं, ये डेंजरस है। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज अ केमिकल। तो अगर इसेंशियल ना हो, कोई ऐसी परिस्थितियां ना हो, आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं तो आप उसको नेचुरली होने दें। पानी का बहुत इंटेक अच्छा रखें, तो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बहुत डाइल्यूटेड होते हैं। और यदि किसी को, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ऑफेंसिव स्वेट आता है, बहुत ही पिगमेंटेड स्वेट भी आता है, तो होम्योपैथी में तो हम इसका बहुत अच्छा मेडिकेशन भी देते हैं और हम ऐसे लोगों को क्लियरली ये सिखाते हैं कि उनको किस तरह से अपनी स्किन को डायरेक्ट एयर का एक्सपोजर देना है और अपनी क्लोथिंग को इस तरह से कपड़ा सिलेक्ट करना है कि आपका कपड़ा भी सांस ले और क्लॉथ शुड आल्सो ब्रीथ। सो नेवर यूज एंटीपर्स्पिरेंट्स, दे आर लार्जली बैंड ग्लोबली, पर हिंदुस्तान में हमारे मार्केट में मिल जाते हैं आराम से। डिओडोरेंट्स अगर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ बहुत आवश्यकता होने पर बेटर है कि हम पानी में कलोन या लेमन या कोई ऐसा नेचुरल सब्सटेंस ऐड करें। ओके, थैंक यू जूही जी। अनुजा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैडम ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पूछने की अब कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। और उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया। मैडम, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने My हमारे pleasure. कैरियर गाइडेंस हेल्थ में बच्चों के लिए इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया। कुछ चीजें तो शायद मैंने भी पहली बार ही सुनी है और समझी है आपसे कि हमारा फूड जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए नहीं है, उसके दूसरे अदर पर्पसेस भी हैं। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारा फूड जो है वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए और उससे हमको मैक्सिमम फायदा लेकर यूज करना चाहिए। और बच्चों को ये सारी चीजें जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल बाजार के फूड और इंस्टेंट फूड और सब उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो उसकी जगह बेटर है कि वो आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें लें और अपने आप को हेल्दी रखें। और आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट सिखाया कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। तो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल अपने कॉलेज, अपने सारे टीचर्स, अपने बच्चों, सबकी तरफ से। और इस बार तो हमारा सेशन एंड हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में इफ वी विल गेट चांस तो हम आपको फिर से बुलाएंगे और आपको और सुनना चाहेंगे। श्योर, माय प्लेजर। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जूही जी। ओके मैम। Ma'am, you talked about natural constitution of our body. Yes. So, what is the importance of going gym or other practices like yoga, meditation? So, अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? yes, ma'am. ओके, नाइस टू हियर अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट। आपकी बॉडी का जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके शरीर की काठी है और आपकी मानसिक बनावट भी उसका एक हिस्सा है। काठी Yes, में ma'am. ऐसा होता है कि उसमें हमारी लंबाई, हमारी गर्थ, चौड़ाई शरीर की, उसमें हमारा Yes. मसल मास और हमारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादातर चीजें आती हैं। Yes, ma'am. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस से हम उसको बहुत पिक्चर परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम सब बहुत पिक्चर परफेक्ट, वो इतना ये मेजर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दिस इज वेरी डेंजरस। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी मत खोइए। आप दिखने में हो सकता है मोर स्टैटिस्टिकली परफेक्ट हो जाएं, बट यू विल बी अनहेल्दियर। सो व्हाट शुड वी डू? अभी आपने दो चीजें पूछी, जिम और योग। ये दोनों Yes. बिल्कुल दो छोर हैं दुनिया के। योग तो साधना है, योग स्वयं पे नियंत्रण है। वो एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से अंदर लेके जाती है। मतलब हमारा सारा मानसिक भटकाव, हमारा सारा शारीरिक डिविएशन, उससे हमें निजात देके हमें सेल्फ रियलाइजेशन और हेल्थ की तरफ लेके जाती है। सो इट इज समथिंग इन कोहेरेंस विद आवर नॉर्मल फिजियोलॉजी। जैसा हमारे शरीर में होता है वैसा ही हम करते हैं। सांस को खींच के हम ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव करते हैं, अपनी ब्रेथ को फील करते हैं। जो जिमिंग का कंसेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो कंसेप्ट जो है वो स्पोर्ट्स से निकला है।
और स्पोर्ट्स की अपने अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम लेमैन और स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने आपको बोला आप इंडिविजुअलाइज कीजिए, कस्टमाइज कीजिए अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हम और आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स की तरह कोई फिजिकल या मेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहली चीज तो ये हुई कि हमको उस तरह से पिक्चर परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। सेकेंडली, जो हमारा जिमिंग का जो मुझे सैडिस्टिक पार्ट दिखाई दे रहा है कि उसमें सप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत जोर है। एंड व्हाई शुड वी सप्लीमेंट मोर देन वी रिक्वायर? प्लीज टेल मी। मेरी आवश्यकता शरीर की जितनी है मैं उससे अधिक सप्लीमेंट क्यों करूंगी? इसका मतलब मैं अपने नॉर्मल होम्योस्टैटिक मिलियो इंटीरियर को डिस्टर्ब करना चाह रही हूं। तो ये अटेम्प्ट, ये प्रयत्न ही गलत है। तो इस बात को अंडरलाइन कीजिए फिर से, दैट फूड इज नॉट फॉर एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, फूड इज फॉर सस्टेनेंस। शरीर को जस के तस स्वस्थ परिस्थिति में रखने के लिए भोजन सहयोग करता है। इसलिए जिमिंग को मैं डिसलाइक दूसरे कारण से भी करती हूँ कि जिमर्स हमेशा बीमार होते हैं। जब वो जिमिंग छोड़ते हैं तो उनके जोड़ दुखते हैं, तब उनका वजन बढ़ता है, और जिमिंग घर पे नहीं होती। तो मैं इन जनरल जिम जाने की प्रैक्टिस के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जिस ढंग से जिमिंग को डिलीवर किया जा रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूं। उसमें मेडिकल पैरामीटर्स को भी बहुत बार ये लोग नहीं ध्यान देते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु इज नाउ अ बीपी पेशेंट बिकॉज ऑफ जिमिंग। तो ये पर्सपेक्टिव में आपको जिमिंग का शौक है, आप जाएं, आप अपना शेड्यूल, आप उसको एक अच्छे फिजियोलॉजिस्ट से या किसी फिजिकल हेल्थ ट्रेनर से आप ये गाइडेंस लें कि मुझे कैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए, कितनी किलो कैलोरीज मुझे बर्न करना चाहिए, और क्या मेरा डाइटरी इनपुट होना चाहिए। ओके, डोंट बिकम अ मार्केट फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। दैट इज माय आइडिया। I hope I'm clear. Yes, ma'am. Ma'am, can we change our circadian rhythm? Of course, circadian rhythm is very sensitive. आप 5 दिन रात को 3 बजे सोइए और दोपहर में 12 बजे 11 बजे उठिए, आपको छठवें दिन 3 बजे ही नींद आएगी। सो सर्केडियन रिदम सेंसिटिव है, इसीलिए इसका इम्बैलेंस बहुत जल्दी होता है, सेंसिटिव है और हॉर्मोन्स से लिंक्ड है। तो सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होते ही आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके डीपर इम्पैक्ट्स हैं। तो उसको स्थिर, आपको मैंने आपको एक सेंटेंस कहा, सेंस योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य को पहचानो। तो जैसे ही पहचान लोगे ना, वैसे ही समझोगे नहीं नहीं मुझे अब मेरे से गलती हो गई, 2 दिन चलो ट्रैवल किया, घर में शादी थी, एग्जाम्स थे, हो गया, अब उसको धीरे धीरे वापस लाना है। तो एक वर्ड और जो बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए, दैट इज ग्रेजुअल स्विच ओवर। कभी भी जल्दीबाजी में स्पीड अप करके नहीं करना है, नहीं, डोंट ट्राई टू बी वेरी हेस्टी इन रीचिंग हेल्थ पैरामीटर्स, नेवर, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। और ऐसे में यदि आपके पास कोई अच्छा नेचुरोपैथिक सेंटर हो तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छा वाटर, दे यूज वाटर फॉर हेल्थ। भोपाल में आप लोग रहते हैं तो मेरे कैंपस में मेरा खुद का गवर्नमेंट का हमारा एक नेचुरोपैथिक सेंटर है, आप उसको आके एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। एक 3 मिनट का फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन शेड्यूल है। उसके बाद हमारे पास जितने लोग आते हैं वो कहते हैं इट इज अ न्यू लाइफ फॉर अस। सो इट रिमूव्स द वेस्ट, इट ब्रिंग्स यू टू नॉर्मल। ऐसी चीजों को आप लीजिए, आपकी सर्केडियन रिदम बहुत इजीली मैनेज होगी। थैंक यू मैडम। बच्चों की क्वेरीज तो Thank you बहुत so सारी much. होंगी पर उम्मीद है कि आगे भी हम आपको बुलाएंगे तो और जो बच्चों को जानने की इच्छा होगी वो आप बताइएगा। Sure, थैंक यू वेरी मच। my pleasure, ma'am. Thank you so much. ओके मैम। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.